ईरान और इज़राइल का जो वॉर चल रहा है, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है और पूरे जो ग्लोबल ऑयल की जो ज़रूरत है, लगभग 20 से 25% वो इसी रूट से ट्रांसपोर्ट होता है। जब सीधा ऑयल पे ये बात आती है कि अगर ऑयल रेट बढ़ेंगे तो हमारे प्राइसेस बढ़ सकते हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ सकते हैं। आपको देखना है कि कहीं आप ऐसे डेवलपर से तो नहीं परचेज़ कर रहे हैं, जिनका कैश फ्लो ही अच्छा नहीं है। ये नहीं कि डेवलपर ने आज आपको बता दिया, कल वो महारेरा में एक्सटेंशन ले लेगा और आपको कहेगा नहीं हमने तो एक्सटेंशन ले लिया। अगर आपको सर्टेन डेट कन्वे करना है तो उसमें ग्रेस पीरियड से आप सर्टेन डेट कहाँ कन्वे कर रहे हैं? आप एक डेट कह के उसमें 6 महीने, साल भर, 8 महीने का और एक्सटेंशन बता रहा है। बायर अब आप लोगों के लिए ये एक रेड फ्लैग है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नई वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आखिर जो ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं, कई कंट्रीज के बीच में आपस में वॉर चल रहे हैं, क्या इसके चलते इंडियन रियल एस्टेट में इम्पैक्ट पड़ेगा? खासकर पुणे रियल एस्टेट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इससे रियल एस्टेट में मंदी आ जाएगी या प्राइसेस बढ़ेंगे? क्या आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, रुकना चाहिए? आखिर इससे आपको क्या सीखना है और यह भी कि किस तरह के डेवलपर से आपको बचना चाहिए? ये सारा कुछ इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ईरान और इज़राइल का जो वॉर चल रहा है, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? देखिए, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी पहले से हैं और अब जाके जब मिसाइल एक्सचेंज हो रहे हैं एक-दूसरे के बीच में और यूएस भी इसमें एंटर कर चुका है, तो कहीं न कहीं मामला गंभीर हो चुका है और इसके डी-एस्केलेट होने के चांसेस कम लग रहे हैं, यानी कि वॉर की सिचुएशन और आगे बढ़ सकती है। तो आखिर क्या इससे इंडिया के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या इंडिया के क्रूड ऑयल में कुछ फ़र्क पड़ेगा? और इंडिया के पास अभी कितना रिज़र्वायर है, जिससे कि उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है? या हमें इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि रियल एस्टेट में जो ऑयल प्राइसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि चाहे स्टील हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे आपके एल्यूमीनियम के जितने यूज़ेज़ हो रहे हैं, इन सब के ट्रांसपोर्टेशन में और तमाम फैक्ट्रीज़ में ये सारे ऑयल कंज़्यूम होते हैं। अगर इनका प्राइस बढ़ता है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो इनपुट कॉस्ट है, यानी कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो मटेरियल की ज़रूरत होती है, उस पे पड़ेगा और इसके चलते फाइनल कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में वॉर चल रहा है, जैसे ईरान और इज़राइल के बीच में, इससे सीधा इम्पैक्ट जो पड़ने की संभावना है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में। ये क्या है? ये एक समुद्री रास्ता है जिसका विड्थ अबाउट 35-39 किलोमीटर के बीच में है और पूरे जो ग्लोबल ऑयल की जो ज़रूरत है, लगभग 20 से 25% वो इसी रूट से ट्रांसपोर्ट होता है। और यही कारण है कि जो एक पैनिक की सिचुएशन चारों तरफ बनी हुई है और यह भी आशंका लगाई जा रही है कि इससे क्रूड ऑयल के रेट बढ़ेंगे और कई जगहों पे वो बढ़ते हुए दिख भी रहे हैं। पर इस पे इंडिया का जो है, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट डायरेक्ट पड़ने वाला है या नहीं, ये समझने के लिए आप ये समझिए कि आखिर इंडिया को कितना ऑयल की ज़रूरत पर डे पड़ती है। अगर आप ये समझें तो लगभग 55 से 60 लाख बैरल की ज़रूरत पर डे पड़ती है। और अब ये कहाँ से इंपोर्ट होता है? जब से ये सिचुएशन वर्स होना शुरू हुआ है, इंडिया ने अपने फ्यूल कंजम्पशन को डाइवर्सिफ़ाई कर दिया, यानी कि जो इंपोर्ट है, उसे जो है रसिया से लेके यूएस और अभी जो जितने रिफाइनरीज़ हैं, वो एक्सप्लोर कर रही हैं कि वेस्ट अफ्रीका से भी ये ऑयल मँगाए जाएँ, साथ ही साथ जो है लैटिन अमेरिका से भी इसे लेने के प्रयास चल रहे हैं। यानी अभी जो हमारी डिपेंडेंसी है, वो ईरान की तरफ बिल्कुल ना के बराबर है और हमारे पास अभी रिज़र्वायर है 70 से 80 दिन का। अब जो ये ऑयल है, लगभग 22 लाख बैरल का रसिया से आ रहा है। वहीं 4.5 लाख बैरल जो है यूएस से आ रहा है और अलग-अलग कंट्रीज से भी ये चीज़ें आ रही, यानी कि आने वाले 3 महीने तक कोई भी इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं पड़ने वाला, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये डाइवर्सिफ़िकेशन से क्या होगा, हमारी डिपेंडेंसी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रूट है, जहाँ से चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, 20 से 25% जो कंज़म्पशन है पूरे ग्लोबल लेवल पे, वो इम्पैक्ट हमारे ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ पाएगा। और वहीं अगर आप चाइना को देखें, ये समझना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे क्या स्ट्रैटेजी है आने वाले टाइम पे। इंडिया का जो ऑयल कंजम्पशन है, वो भारत से लगभग 3 गुना ज़्यादा है और अभी भी उसकी डिपेंडेंसी कहीं न कहीं 10 से 12% जो है, वो ईरान पे है। तो उन पे एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, यानी कि जो पैनिक ग्लोबल है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर कंट्रीज़ पे बराबर पड़े। तो कहीं न कहीं जो स्ट्रैटेजाइज़ किया गया है, काफ़ी अच्छा किया गया है, एक चीज़। अब यहाँ पे समझिए कि आखिर ये रियलिटी से हट के ये पैनिक मार्केट तक कैसे पहुँचता है, जब किस तरीके से, खासकर जब मिडल ईस्ट में जो ये सिचुएशन है, जब सीधा ऑयल पे ये बात आती है कि अगर ऑयल रेट बढ़ेंगे तो हमारे प्राइसेस बढ़ सकते हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ सकते हैं।
तो रियल इम्पैक्ट से ज़्यादा जो इसका परसेप्शन क्रिएट होता है वो मायने रखता है। यानी कि मार्केट में बहुत से ऐसे डेवलपर होंगे जो यह भी सोचेंगे कि क्यों ना अपनी इन्वेंट्री एग्ज़िट कर ली जाए। बहुत से ऐसे बायर हैं वो सोचेंगे कि ऑलरेडी मार्केट ठंडा है, क्योंकि उस तरीके से बाइंग नहीं हो रही है जैसी 1 से डेढ़ साल पहले हो रही थी या फिर कोविड के बाद पोस्ट कोविड जो बाइंग का रेशियो था अब वैसा नहीं रहा है। इस सिचुएशन में क्या होगा? कहीं न कहीं बायर और पीछे हटेगा परचेज़ से और ऐसे डेवलपर जिनके पास कैश फ्लो कम है, जिनको एक तरीके से होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है और जो चाहते हैं कि अपना पैसा जल्दी खाली किया जाए, वो एग्ज़िट के मूड में रहेंगे और वो चाहेंगे कि आगे आने वाले कुछ महीनों में सिचुएशन वर्स ना हो, इसके चलते थोड़ा मार्जिन को जो है डेंट करके इन्वेंट्री निकाल दी जाए। ये सोच हो सकती है। अब यहाँ पे आप समझिए कि एक नैरो रूट भी क्रिएट हो रहा है ऐसे बायर्स के लिए जो मौके की तलाश में रहते हैं। अब ऐसा है कि हर कोई ये सोच के चल रहा है कि यार ये तो ऑलरेडी ठंडा है माहौल। मार्केट में इन्वेंट्री बिक नहीं रही है और ये सच्चाई भी है कि जैसा बिक रहा था वैसा नहीं बिक रहा है। तो जो एंड यूज़र है उसके लिए एक नैरो रूट ये क्रिएट हो रहा है कि आप जाके डेवलपर के पास समय निकाल सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, डेवलपर को समझ सकते हैं, कंपैरिज़न कर सकते हैं, लोकेशन की भी जानकारी ले सकते हैं। ये एक जो है नैरो रूट बन रहा है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो अपॉर्च्युनिटी की तलाश में रहते हैं, अवसर की तलाश में रहते हैं। लेकिन इसमें आपको ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है। कॉशियस क्यों होने की ज़रूरत है? अभी पीछे हमने किस्से कहानियों के माध्यम से आपके सामने यह भी कहानियाँ लाई हैं कि बहुत से ऐसे जॉइंट वेंचर हैं जो वर्कआउट नहीं हो पाते हैं। उनके बीच में आपस में ही डिस्प्यूट आ जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? मान लीजिए आपने कोई भी जॉइंट वेंचर ऐसे समय में किया है जब मार्केट काफ़ी बुलिश था, आसानी से चीज़ें बिक रही थी। लेकिन अब जब मार्केट बेयरिश है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो प्रॉफिट मार्जिन आपने कैलकुलेट किया था पेपर पे, अब वो ग्राउंड पे उतरता हुआ आपको नहीं दिखेगा। ऐसे सिचुएशन में होगा क्या कि लैंड ओनर की अपनी डिमांड होगी और जो प्रमोटर होगा, डेवलपर होगा यानी कि जो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, उसका अपना एक्सपेक्टेशन होगा और दोनों एक्सपेक्टेशन जब मैच नहीं कर पाएँगी और सबसे बड़ा डेंट इस पे लगता है क्योंकि जो बायर है, वो उस तरीके से खरीदना ही नहीं चाह रहा है और अगर खरीदना चाह भी रहा है, तो उस प्राइस में खरीदना नहीं चाह रहा है जिस प्राइस में वो खरीद रहा था। तो आपके सारे मैथमेटिक्स फेल हो जाते हैं और जैसे ही मैथमेटिक्स फेल होता है, तो सारी चीज़ें जो आपने पहले प्रॉमिस की हुई होती हैं, वो नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे में आपको बचना क्या है? आपको देखना है कि कहीं आप ऐसे डेवलपर से तो नहीं परचेज़ कर रहे हैं, जिनका कैश फ्लो ही अच्छा नहीं है, जो आपस में ही डिस्प्यूट होने के चांसेज़ हैं। अब आप सोचेंगे ये कैसे समझें? इसके लिए आपको उनका सर्च टाइटल पढ़ना होगा। उस डेवलपर के बारे में जानना होगा कि आखिर उसने पहले क्या डिलीवर किया है? क्या उसकी कैपेसिटी है कि वो डिलीवर कर सकता है? टाइमली पोज़ीशन दे सकता है? क्या उनके पास इतना फंड है? या फिर आपका ही फंड यूटिलाइज़ करके वो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं और इसी प्रोजेक्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर जो डेवलपर हैं, उनका जो पूरा कैलकुलेशन होता है, वो आपके पैसे से ही होता है। आपके पैसे से यानी जब आप बुकिंग करने जाएँगे, एग्रीमेंट से पहले 10% देंगे, एग्रीमेंट के बाद 10% देंगे और अगर कुछ वर्क प्रोग्रेस हुआ है और वर्क प्रोग्रेस कहने का मतलब क्या है? अगर एक्सकवेशन हो गया है, वहाँ पे फुटिंग का भी काम चल रहा है, तो उसे भी वर्क प्रोग्रेस माना जाता है क्योंकि सीएलपी में कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान पे वहाँ से भी डिमांड किया जा सकता है और ये चीज़ें आप जब बुकिंग करने जाते हैं, आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है, तो वहाँ भी होता है और एग्रीमेंट से पहले जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट आता है, वहाँ पे भी मेंशन होता है कि एग्रीमेंट के बाद अगर फुटिंग प्लिंथ हो गया है, तो वहाँ पे भी 10% लिया जा सकता है। अगर पार्किंग का फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया है, स्लैब का काम चालू है या कमेंस हुआ है, तो वहाँ पे भी 10% लिया जा सकता है। यानी कि प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कोई खास काम नहीं हुआ रहता, लेकिन आपकी जेब से 40-45% निकल चुके होते हैं, कुछ आपकी जेब से और कुछ बैंक से डिस्बर्समेंट लेके। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि क्या उस डेवलपर में उतना दम है कि अगर ये मार्केट इसी तरीके से रहता है और वो जितना उनका एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से बुकिंग नहीं होती है, उस हिसाब से कैश फ्लो उनका नहीं बन पाता है, तो क्या तब भी वो उसे कंप्लीट करने की या फिर जो कंस्ट्रक्शन है उसी पेस में करने के सिचुएशन में है या नहीं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और कहीं पे भी इसमें आपको सौदागर की मदद की ज़रूरत लगे, तो लगातार सौदागर आपको बताता है कि क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके ज़रिए आप अपनी समस्या भेज सकते हैं, चाहे खरीदने के बाद हो, खरीदने के पहले हो या फिर आप सोच रहे हैं इन बिटवीन कहीं भी हो।
क्योंकि आपके लिए समझना इम्पोर्टेंट है और हमारा मिशन है कि हम हर एक बायर के बाइंग डिसीजन में जो भी हेल्प कर सकते हैं और हमें जो भी नया टास्क मिले कि ये चीज़ कैसा चल रहा है, उसको हम बखूबी निभाएँ। तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिरकार आपको भी क्या करना चाहिए। देखिए, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया, आपको समय लेना है, आपको चीज़ों को समझना है और बाहर मार्केट में समझने से पहले आपको खुद में समझना होगा आपकी ज़रूरत क्या है और उस ज़रूरत के हिसाब से उस चीज़ को आप कहाँ पे लेने वाले हैं, किस बजट में लेने वाले हैं और उसके लिए डेवलपर कौन-सा अच्छा हो सकता है। इस चीज़ को समझिए और कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस जॉइंट वेंचर पे आपको भरोसा नहीं आ पा रहा है, उस कंपनी पे आपको भरोसा नहीं आ पा रहा है, उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड आपको ठीक नहीं लग रहा है, उनके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल आपको वहाँ एंटर नहीं करना है, आपको रुक जाना है। कहीं भी रेड फ्लैग लगता है, आपको वहीं बचना है। रेड फ्लैग आते कहाँ से हैं, वो इन्हीं चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि आखिर वो किस बेस पे बता रहे हैं, उनके बुक्स क्या बता रहे हैं, उनका सर्च टाइटल रिपोर्ट क्या बता रहा है, उनके पास प्रोजेक्ट्स क्या बता रहे हैं, इन सारी चीज़ों से आप समझ सकते हैं और उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। अब जो हमने सबसे पहले आपसे बात किया हुआ था कि यहाँ पे एक जो है अपॉर्च्युनिटी का स्पेस भी बन रहा है क्योंकि जब सब लोग पीछे हट रहे हैं और एक ठंडा माहौल है, तो कहीं न कहीं बहुत से ऐसे डेवलपर हैं जिनका कैश फ्लो भी अच्छा है लेकिन उनको पैसे की ज़रूरत भी है क्योंकि इतना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो ये उनके मन में भी ये डर है कि ऐसा तो नहीं कल को जो पैसा आज मुझे मिलने वाला वो कल को ना मिल पाए और इस डर का फ़ायदा कई बार जो है कई बायर उठा भी लेते हैं। तो वो आपको एक अपॉर्च्युनिटी बन रही है, उसको पहचानने की और उसको जाके मार्केट में रिसर्च करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, हर डेवलपर जो मार्केट में है, वो कहीं न कहीं अपना मार्जिन सिक्योर करने के लिए बैठा है। किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप खरीदने जाते हैं, अगर उसमें 3-4 बिल्डिंग हैं, ढाई 3 एकड़ के ऊपर है, तो आप ये मान के चलिए कि उसमें 4 से 5 साल का समय लग जाता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड यानी जब ओसी रिसीव होके आपको पोज़ीशन मिलता है। कुछ छोटे प्रोजेक्ट 3 साल में भी कंप्लीट किए जा सकते हैं, लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें 3, 4, 5 बिल्डिंग्स हैं, उसको कंप्लीट होने में 4 से 5 साल का समय लगता है। तो पहली बात तो आपको समय बहुत ही रियलिस्टिक लेके चलना है। ये नहीं कि डेवलपर ने आज आपको बता दिया, कल वो महारेरा में एक्सटेंशन ले लेगा और आपको कहेगा नहीं हमने तो एक्सटेंशन ले लिया। वैसे एक्सटेंशन लेने के बाद भी आप कंपनसेशन के लिए लड़ सकते हैं, ये हमने आप लोगों को बताया है ऑन द बेसिस ऑफ कि आपको रिटन कम्युनिकेशन क्या किया गया है, आपके एग्रीमेंट में क्या लिखा है। कई बार ग्रेस पीरियड भी दिए जाते हैं, उस ग्रेस पीरियड की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि महारेरा सीधा कहता है, उसका एक्ट कहता है कि आपको एक सर्टेन डेट कन्वे करना है। अगर आपको सर्टेन डेट कन्वे करना है, तो उसमें ग्रेस पीरियड से आप सर्टेन डेट कहाँ कन्वे कर रहे हैं? आप एक डेट कह के उसमें 6 महीने, साल भर, 8 महीने का और एक्सटेंशन बता रहे हैं। यानी अगर आपको एक्सटेंशन लेना ही है और बताना ही है और ग्रेस पीरियड रखना ही है, तो आप 6 महीने बाद का ही डेट लिखिए, जिससे कि बायर के इंप्रेशन उसी के हिसाब से बने। तो ये डेवलपर के लिए भी, ये प्रमोटर के लिए भी ये एक संदेश है कि आप एक फाइनल डेट रखिए और जो आपकी कैपेसिटी लगती है उसी हिसाब से रखो। ऐसा नहीं कि आप दिखाने के लिए 3 साल दिखा रहे हो, साढ़े 3 साल दिखा रहे हो, उसमें ग्रेस भी डर भी रहे हो, ना इधर के ना उधर के। एक कहावत काफ़ी फेमस है, आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी रहने आधी पावे। यानी कि आप उस डेट के भी नहीं हो पा रहे हैं और आगे भी आप दे पाएँगे, नहीं दे पाएँगे। ये बायर के मन में भी शंका पैदा करता है कि आप देने की सिचुएशन में हैं कि नहीं। तो अगर कोई भी डेवलपर बायर अब आप लोगों के लिए ये एक रेड फ्लैग है। अगर कोई डेवलपर अपने एग्रीमेंट में ग्रेस पीरियड की बात करता है, तो आप मान के चलिए कि उसको अपने ही डेट पे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उस डेट तक पोज़ीशन दे पाएगा या नहीं। तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिए। दूसरी बात आप यहाँ पे ये समझिए कि हर डेवलपर अगर कोई भी प्रोजेक्ट एवरेज 4 से 5 साल का समय लग रहा है, तो अपने पैसे को डबल करना चाह रहा है। डबल यानी कि 100 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट है, तो उसे वो 200 करोड़ करना चाहेगा। क्यों? अगर वो 100% बढ़ेगा, तो 4 साल, 5 साल में आप डिवाइड करेंगे, तो उसका प्रॉफिट पर ईयर के हिसाब से 20 से 25% आता है, जो कि इतने बड़े रिस्क में वो रखना ही चाहता है। क्यों? अब वो सैंक्शनिंग करा रहा है, लाइज़निंग के पैसे दे रहा है, अंडर टेबल पैसे भी दे रहा है। वो पैसे कहाँ से निकलेंगे? आप लोगों से निकलेंगे और रिस्क क्या इन्वॉल्व है? कल को प्रोजेक्ट में कुछ हो जाए, गवर्नमेंट के कुछ रूल रेगुलेशंस चेंज हो जाएँ, एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिलने में देरी हो जाए, जैसे कि अभी पीसीएमसी में हुआ था, तो इन सब का डेंट कौन उठाएगा? और कई बार प्रोजेक्ट पे वो लोन भी उठाते हैं, उस पे भी इंटरेस्ट जा रहा है, वो सारा पैसा तो आपसे ही निकालना है। यानी वो 100 लगाएँगे तो 200 कमाना चाहेंगे, जिससे कि पर ईयर उनका 20 से 25% मार्जिन सिक्योर हो पाए। लेकिन जो आज का मार्केट है, वो इनके प्रॉफिट में डेंट लग रहा है, वो साफ दिख रहा है। इसीलिए मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे एक अवसर क्रिएट हो रहा है, जिसे आपको पहले क्या था उनका प्राइस ये भी समझना होगा
और जो टेबल पे बैठने के बाद वो किस हद तक नेगोशिएट कर सकते हैं, ये भी समझना होगा। ये सारी चीज़ें आपको ग्राउंड पे जाके समझनी होगी और जहाँ पे भी मदद लगती है सौदागर की, आप सौदागर से मदद ले सकते हैं। उसके तरीके व्हाट्सएप का लिंक और क्वेरिफिकेशन फॉर्म का लिंक भी है और लगातार अपने जितने भी कंसर्न हैं छोटे-बड़े हमारे तक पहुँचाइए, जिससे सवाल-जवाब के माध्यम से आपको टेलीफ़ोनिक या फिर इन पर्सन मिलके उसे रिज़ॉल्व कर सकें और हमारे पास भी होमवर्क रहे कि हमें आने वाले समय पे किस तरह के इन्फॉर्मेशन आप तक लाने हैं और कहाँ-कहाँ आप समस्याएँ झेल सकते हैं, इससे हमें सीखने को भी मिलता है। और इस टॉपिक पे बहुत सी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं, पर मेरा मेन उद्देश्य ये था कि इसमें आप लोगों तक ये लाया जाए कि जो पैनिक ग्लोबल क्रिएट हो रहा है, क्या भारत पर भी उसका असर ऐसा होगा? तो ऐसा नहीं है। क्रूड ऑयल बढ़ने का जो पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से ट्रांसपोर्टेशन पे फ़र्क पड़ने वाला है, उसका भारत पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें बाइंग डिसीज़न समझदारी से लेना है, समय लेके देना है। किसी भी जल्दबाज़ी में कहीं पैसा हमारा बच रहा है, इस लालच में नहीं ले लेना है। वो लालच तब आप पे हावी होनी चाहिए, जब आपका खुद का होमवर्क, आपका ग्राउंड सर्वे सब कुछ कंप्लीट हो चुका हो। उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ-साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिले और हमें मिले आपका प्रोत्साहन और आशीर्वाद। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।